कहानी। कितनी प्यारी होती है ये कहानी। हजारों साल से दर्शकों को लुभाती आई है ये कहानी। कभी प्रेरणा, कभी सद्भावना, तो कभी मनोरंजन बन जाती है ये कहानी। अनुभवों, भावनाओं और मूल्यों के माध्यम से व्यक्तियों और संस्कृतियों को जोड़ती है ये कहानी। लेखक अपनी कल्पना और भावनाओं को तराशकर एक प्यारी सी मूर्ति बनाता है। बस वही मूर्ति होती है एक कहानी। फिर वो मूर्ति एक दर्शक को दिखाता है और उसके बाद वो दर्शक उस मूर्ति को अपनी कल्पना की शक्ति और भावनाओं के दृष्टिकोण से देखता है। जब वो मूर्ति दर्शक को लुभा जाती है, तब लेखक सफल हो जाता है। ऐसी कई कहानियां हमने पढ़ी और सुनी होंगी। फिर चाहे वो बचपन में सुनी हुई कहानी हो जिसमें हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं, जिसे बड़े होकर हमने जाना कि वो हमारा महान इतिहास है, या फिर एक बच्चे की कहानी जो अपने अकेलेपन से परेशान था, या दो बहनों की नोक-झोंक की कहानी, या एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने लालच में सब कुछ भूल जाता है, या उस आदमी की जो अपनेपन की चाह में अपनों को ही दूर कर रहा था, या उस बच्चे की जो असफलता से सफलता तक का सफर तय करता है। ये सब कहानियाँ अपने आप में बहुत खूबसूरत और संपूर्ण हैं। मगर क्या होगा अगर ये सब कहानियाँ मिल जाएं? जैसे कई नदियाँ सागर से मिल जाती हैं, नतीजा तो एक कहानी ही होगी। पर वो कहानी कैसी होगी, आइए देखते हैं। एक गाड़ी जंगल के बीचों बीच रुकी और उससे निकले भुवनचंद, आयुष और आरती। भुवन बोले, अरे बच्चों, अगर तुम्हें ये बैग भारी लग रहे हैं तो मुझे दे दो, मैं उन्हें आसानी से उठा लूंगा। नहीं अंकल, ये बिल्कुल भी भारी नहीं है, और जब से हम यहाँ आए हैं हमें तो ये और भी हल्के लग रहे हैं। वाटरफॉल कैंप, बहुत मज़ा आएगा यहाँ, आयुष बोला। हाँ अंकल, हमारे पापा मम्मी बिजी थे, फिर भी आप हमें यहाँ लाने के लिए मान गए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, आरती ने कहा। अरे बच्चों, इसमें थैंक यू की क्या बात है, बल्कि मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। मैं बचपन में कभी कैंपिंग के लिए नहीं गया, तुम लोगों की वजह से मैं भी कैंपिंग के मजे ले लूंगा। भुवनचंद और बच्चे कैंप के अंदर चल दिए। अगली गाड़ी से सोनू और उसका जादुई भाई मोनू निकले। मोनू, ये शायद पहली बार होगा कि हम मम्मी पापा के बिना कैंपिंग के लिए आए हों। नए शहर में ट्रांसफ़र की वजह से वो बहुत बिजी हैं। हमें अच्छे से रहना होगा और बहुत मज़ा करना होगा। हाँ, बहुत मज़ा करेंगे, मोनू बोला। फिर आई गाड़ी बिंदिया और प्रिया की। देखो प्रिया, जो हुआ सो हुआ। मम्मी और मासी चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर रहें, क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं। हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। इस बार तुम कोई शरारत मत करना, बिंदिया बोली। बिल्कुल नहीं करूँगी दीदी, क्योंकि मुझे पता है आप क्या क्या कर सकती हो अगर मैंने कुछ भी किया तो। प्रिया के दिमाग में अभी भी उसकी चोटी कट जाने वाली बात घूम रही थी। बिंदिया और प्रिया भी अंदर चल दिए। अगली गाड़ी रुकी तो उससे निकले ललित और रामू।
अरे ललित भैया, यहाँ लड़कियाँ भी होंगी ना? हाँ रामू, जरूर होंगी। ये कैंप सबके लिए है। क्यों, तुम्हें शर्म आती है क्या लड़कियों से? नहीं नहीं भैया, उल्टा मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ कोई सुंदर सी लड़की मुझे मिल जाए और मैं उससे शादी कर लूँ। गांव में सब बोल रहे थे कि रामू की शादी की उम्र हो गई है। मैं थोड़ा शर्मीला हूँ, आप मेरी मदद करेंगे ना ललित भैया? रामू, ऐसा है, यहाँ हम कैंप में छुट्टियों के मजे लेने आए हैं। जो जो कैंपिंग में होता है हम वो करेंगे। यहाँ तुम कैंप में शामिल होने आए हो, ना कि दूल्हा बनने। तो बस कैंपिंग में ध्यान देना। ठीक है ललित भैया। आखिरी गाड़ी आई और उससे उतरे श्लोक और अमित। अमित, सूट पहन के कौन कैंप में आता है? अभी भी सोच लो भाई। अरे श्लोक, ये बात तुमने कम से कम 20 बार बोल दी। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? वो बात नहीं है, ये कैंपिंग के कपड़े नहीं है दोस्त। तुम चाहो तो मेरे कपड़े ले सकते हो। जैसे तुम्हारे कपड़े मुझ पे आ जाएंगे, तुम भी ना श्लोक। तो तुम कुछ और पहन लो अपने कपड़ों में से। मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, पर मैं बस सूट ही लाया हूँ। मैं एक व्यवस्थापक हूँ। मेरा हमेशा अच्छे से तैयार रहना बहुत जरूरी है। क्या पता कैंप में कोई मिल जाए जो सिटी सेंटर के काम आ सके। तुमसे कोई नहीं जीत सकता भाई। चलो, फिर सब जंगल में एक जगह पर मिलते हैं। वहाँ उनका गाइड भी था। गाइड ने कहा, आपका वाटरफॉल कैंपिंग में स्वागत है। मैं हूँ आपका गाइड तूफान सिंह। मैं देखने में जितना कड़क लगता हूँ, अंदर से उतना ही नरम हूँ। लेकिन बस उनके लिए जो नियम मानते हैं। जो भी नियम तोड़ेगा उसके लिए कैंप वहीं खत्म हो जाएगा। ये जंगल है, आपका घर नहीं, इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं नियम बता देता हूँ ताकि आप बाद में ना बोलें कि ये नहीं पता था, वो नहीं पता था। हर एक्टिविटी में हम सब साथ में जाएंगे। एक वक्त पर एक ही एक्टिविटी होगी तो कोई कुछ और करने की जिद नहीं करेगा। सूरज ढलने के बाद सब कैंप में रहेंगे और कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। जितने भी बच्चे हैं सब सुबह और शाम रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस मुझे देंगे, ताकि मुझे पता रहे कि सब बच्चे ठीक हैं। सब बच्चे? अरे भैया, यहाँ तो 2 ही बच्चे हैं। रामू बोला, 2 बच्चे नहीं हैं, ये चश्मे वाला लड़का और ये 2 लड़कियाँ, ये भी बच्चों में ही आते हैं। और अगला नियम है, कोई मेरी बात खत्म होने से पहले नहीं बोलेगा और मेरा कहा हुआ सब लोग मानेंगे। अगर आप ये नियम समझ लेंगे तो आप इस कैंप का पूरा मजा उठा पाएंगे। शाम हो ही चुकी है, सब अपना सामान मास्टर टेंट में रख लें और खाना खाने आ जाएं। सबने खाना खाया और फिर बॉनफायर के लिए आ गए। एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके यहाँ खाना बहुत अच्छा है। वाह, आनंद आ गया। भुवनचंद बोले, हाँ, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा। हमारे कैंप में सब कुछ अच्छा है, इसलिए हम हर साल बस कुछ ही लोगों को कैंप के लिए चुनते हैं। आप लोग सच में विशेष हैं कि आपको यहाँ आने का मौका मिला। रुकिए और कल का इंतजार कीजिए। कल ऐसी एक्टिविटीज होंगी कि आपको जिंदगी भर याद रहेंगी। भैया, हम विशेष हैं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी विशेष लोग कहाँ हैं? कोई लड़की या लड़का, सब कहाँ है? रामू बोला। ललित हंस पड़ा।
रामू अभी भी अपनी शादी के बारे में सोच रहा था। और लोग भी हैं, मगर वो दूसरे गाइड के साथ हैं। हमने छोटे छोटे ग्रुप ही रखे हैं ताकि सब पे बराबर ध्यान दे सकें। कल क्या क्या एक्टिविटीज हैं अंकल? आरती ने पूछा। बेटा, कल पहले पेंटिंग होनी है, फिर हॉर्स राइडिंग करेंगे और फिर हम जाएंगे यहाँ के मशहूर वाटरफॉल के ट्रैक पर। वहाँ पहुँचना ही अपने आप में रोमांच होगा। फिर हम वाटरफॉल में बहुत मजे करेंगे। अरे वाह, कल तो बहुत मजा आने वाला है, सोनू बोला। बिल्कुल मजा आएगा, लेकिन बेटा एक बात तो बताओ, तुम अकेले आए हो? मेरा मतलब तुम्हारे साथ और कोई भी नहीं आया? भुवनचंद ने सोनू से पूछा। नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ मेरा जुड़वा भाई है और वो जादुई भी है। सबने हैरानी से सोनू को देखा। तब सोनू ने अपनी और जादुई जलपरी की कहानी सबको सुनाई। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें भी एक भाई मिल गया और तुम्हारा अकेलापन दूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे मुझे आरती और आयुष जैसे प्यारे प्यारे बच्चे मिल गए जो मेरे सच्चे दोस्त भी बन गए। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो सोनू। काश मेरी भी जुड़वा बहन होती, कम से कम वो मेरे बाल तो नहीं काटती। प्रिया बोली। हाँ, मेरी भी जादुई बहन होती तो मुझे कभी भी कोई गलत क्रीम ना देती और मेरा गेहुआ रंग खराब नहीं करती। बिंदिया बोली। हा हा, बहनों की नोकझोंक। चंदनपुर गांव में मेरी भी एक मुंह बोली बहन है, उसका नाम राधा है। वो बहुत अच्छी है, हम भी कभी कभी ऐसे ही लड़ जाते हैं। ललित बोला। आप चंदनपुर से हो भैया? हमने उसके बारे में पढ़ा है। वहाँ तो बहुत दयालु लोग रहते हैं। वहाँ सब एक दूसरे की मदद करते हैं और कोई भी दुखी नहीं रहता। बड़ा मशहूर गांव है आपका तो। हाँ प्यारे दोस्त, हम वहीं से हैं। और ललित भैया तो वैसे ही सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं। वो सबकी बहुत मदद करते हैं और पूरा साल गांव के विकास और उन्नति के लिए लगा देते हैं। ये पहली बार है कि उन्होंने छुट्टी ली है, वो भी हमारे इतना कहने पर, है ना ललित भैया? ललित ने हल्की सी मुस्कान दी। कितनी अच्छी बात है, हम सब अलग अलग जगह से आए हैं, फिर भी बात करके ऐसा लग रहा है कि हम सब एक दूसरे को सालों से जानते हैं। यही तो जादू है, अच्छाई और अपनेपन का। श्लोक बोला। अरे वाह, बहुत खूब बोला तुमने दोस्त, भुवनचंद ने कहा। अरे खूब तो बोलेगा ही, अब तो बहुत बड़ा कवि हो गया है मेरा भाई श्लोक। अमित बोला। कवि, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे अपनी कोई किताब जरूर देना। जी बिल्कुल। चलो, अब सबका मिलना मिलाना हो गया हो तो मैं रात की कहानियों का पिटारा खोलूं? तूफान गाइड ने सबसे पूछा। हाँ जरूर अंकल, हमें कहानी बहुत पसंद है। ये कहानी कम और सच्चाई ज्यादा है। सालों पहले इन जंगलों में एक चुड़ैल हुआ करती थी। वो बच्चों और बड़ों दोनों को ही खा जाती थी। इसलिए कोई भी इन रास्तों से नहीं गुजरता था और अगर कोई गुजर जाता तो फिर उसके बाद दिखता नहीं था। कहते हैं कि बड़ों को खाकर उसकी भूख मिट जाती थी और बच्चों को खाकर वो और ताकतवर हो जाती थी। वो सबको अपने जादू से खींच लेती और फिर अपनी गुफा में ले जाकर खा जाती।
रात को उसकी ताकत और भी बढ़ जाती थी। उसके खौफ के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आरती, आयुष और सोनू डरने लगे। मोनू बस कहानी सुन रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन मानव मुनि आए और उन्होंने चुड़ैल के साथ कई महीनों तक युद्ध किया। वो चुड़ैल को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन्हीं जंगलों की गुफाओं में से एक में उसे कैद कर दिया। कहा जाता है कि वो चुड़ैल तब तक वहीं रहेगी जब तक कोई इंसान उस गुफा में कदम नहीं रखेगा और उस चुड़ैल को नहीं बुलाएगा। कोई अच्छी कहानी नहीं आती क्या आपको अंकल? सोनू ने पूछा। बेटा, कहानियां तो सारी अच्छी ही होती हैं, बस उन्हें सुनने वाले दर्शक अलग अलग स्वाद रखते हैं। जैसे तुमने अभी अपने भाई और अपनी कहानी सुनाई जिसमें अच्छा जादू था और अच्छा खुशनुमा अंत था, उसी तरह ये कहानी है जो थोड़ी डरावनी थी, पर अंत तो इसका भी अच्छा ही हुआ ना? या शायद नहीं। हाँ, पास के गांव वाले बता रहे थे कि कुछ महीने से उन्हें रात को अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। शायद वो उसी चुड़ैल की हो। आरती और आयुष अब और भी डर गए। तभी अचानक वहां एक भालू आया। कोई भी नहीं हिलेगा, तूफान गाइड ने धीरे से बोला। भालू उन सब के आसपास घूमने लगा। हे भगवान जी, आज बचा लो, आयुष धीरे से बोला। सब एकदम शांत हो चुके थे। लग ही नहीं रहा था कि ये वही कैंप है जहां थोड़ी देर पहले हंसी मजाक और बातें चल रही थी। कुछ देर बाद भालू अपने आप ही कैंप से दूर चला गया। मैंने कहा था ना, हिलना मत। जानवर बिना बात के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम सब ने बहुत अच्छा किया। तूफान अंकल, ये आपकी डरावनी कहानी सुनते ही आ गया। अब प्लीज आप कोई और भूत की कहानी मत सुनाना, आरती बोली। ठीक है बच्चों, अब कोई और कहानी नहीं। बच्चों, तुम हमारे शहर में आना। मैं सिटी सेंटर का व्यवस्थापक हूँ। वहाँ मैं जादूगरों का खेल और सर्कस भी करवाता हूँ। तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे वाह, हम जरूर आएंगे। चलो, अब सब अपने अपने टेंट में जाओ और सोने की कोशिश करो। बहुत देर हो चुकी है। हमें अमित भैया के साथ रहना है थोड़ी देर। उनसे कहानी सुननी है सिटी सेंटर की। मैं भी सुनूंगा, सोनू बोला। और मैं भी। ठीक है, तो तुम अमित भैया के साथ ही टेंट शेयर कर लेना। भुवन, आप रामू के साथ टेंट में रहेंगे। ललित और श्लोक एक साथ और बिंदिया और प्रिया एक साथ। मुझे वो टेंट ज्यादा पसंद है, प्रिया बोली और सामने लगे टेंट में चली गई। अमित, आरती, आयुष और सोनू ने बहुत बातें की और कुछ खेल भी खेले। फिर सब सो गए। जब भुवन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि आरती, आयुष और अमित टेंट में नहीं हैं। अरे सब कहाँ हो? जल्दी से इधर आओ, भुवन ने जोर से बोला। सब के सब उनके पास आ गए। क्या हुआ अंकल? अरे मेरे बच्चे और अमित टेंट में नहीं हैं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ श्लोक, सच में। ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, पर वो यहाँ नहीं है। आपने बाकी जगह देखा? ललित बोला। हाँ, हर जगह देख लिया। एक काम करते हैं, तूफान गाइड को ढूंढते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे वो देखो, वहाँ है तूफान गाइड।
रामू की नजर तूफान गाइड पे पड़ी। वो जंगल में ऐसे ही पड़े थे। सब उनके पास गए। तूफान गाइड उठिए, सोनू ने बोला। फिर उसने अपनी बोतल से तूफान गाइड के मुंह पर पानी डाला और उन्हें होश आ गया। अरे तूफान गाइड, क्या हुआ था? सारे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लग रहा है कि उन्हें चुड़ैल ले गई। कल जब रात को मैं पहरा दे रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे और अमित उड़ते हुए कहीं जा रहे थे और वो बेहोश थे। उन्हें जिसने उठाया हुआ था वो भी अदृश्य था। जब मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की तो हवा के एक झोंके ने मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया। लगता है चुड़ैल सचमुच वापस आ गई है और कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहाँ है वो चुड़ैल? उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे बच्चों को ले गई। अरे अब मैं क्या करूंगा? क्या जवाब दूंगा उनके मम्मी पापा को? हिम्मत मत हारिए, माता रानी सब ठीक करेंगी। हमें बच्चों और अमित को वापस लाना होगा। लेकिन ललित भैया, हम चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? रामू, हमें ही कुछ करना होगा और जितनी देर हम करेंगे उतना नुकसान वो चुड़ैल उन तीनों को पहुंचा सकती है। अंकल, आपने कहा था कि चुड़ैल की गुफा इन्हीं जंगलों में है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? बिंदिया ने पूछा। हाँ, मैं बता सकता हूँ। बेहतर होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। नहीं, आप इस हालत में नहीं हैं। आप बस हमें रास्ता बता दीजिए। तूफान गाइड ने उन्हें सारा रास्ता समझाया। अंत में वो बोले, कहते हैं उस गुफा के अंदर जाते ही चुड़ैल का जादू इंसान पर चलने लगता है और अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। आप सब लोगों को अपना और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखना होगा। सब तूफान गाइड की बात समझ गए और बिना समय खराब किए उसके बताए हुए रास्ते में चल दिए। अपने साहस और हौसले को समेट के पूरा समूह हरे भरे जंगल की ओर चल पड़ा। उनकी आंखों में प्रत्याशा और बेचैनी थी। भुवनचंद सबसे आगे चल रहे थे, जबकि उनका वजन सबसे ज्यादा था। देखा जाए तो वो ही अब इस समूह के गाइड थे। ऐसा लग रहा था कि उनका हर कदम उन्हें मंजिल के और करीब ले आया था, जो कि थी उस चुड़ैल की गुफा। सूरज की सुनहरी किरणें घने पत्तों से छनकर उनके रास्ते को रोशनी दे रही थी। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी थी, लेकिन एक डर भी था। क्या होगा अगर वो वक्त पर नहीं पहुंच पाए और चुड़ैल ने बच्चों और अमित को कुछ कर दिया? भैया, अब मैं और नहीं चल पा रहा हूँ। रामू, तुम्हें चलना होगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे और सबकी मदद कैसे कर पाएंगे? ललित भैया, जब तूफान गाइड ने बोला था कि एक्टिविटी होंगी, तब मुझे ये नहीं पता था कि चुड़ैल के पास जाना होगा और रास्ते में इतनी थकान लगेगी। कुछ नहीं तो सही, कम से कम मैं कुछ खा तो सकता हूँ ललित भैया। रामू, तुम यहाँ खाना खाओगे और वहाँ चुड़ैल उन तीनों को खा जाएगी। जरा उनकी भी तो सोचो। अरे मिल गई, गुफा मिल गई। भुवनचंद की आवाज आई। चलो जल्दी। उन्होंने झाड़ी के पार देखा तो वहाँ गुफा थी। सब गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा कि गुफा में जाने के 3 रास्ते थे। अरे ये तो कोई माइन यानी खदान का रास्ता है। देखो, ट्रैक भी जा रहा है। श्लोक बोला, मुझे लगता है यही वो गुफा का रास्ता है। ये कोई जादू होगा चुड़ैल का। कुछ भी हो, हमें एक बार तो अंदर जाके देखना ही होगा।
लेकिन हम कौन सी गुफा में जाएंगे? यहाँ तो 3-3 है। हमें अलग अलग होना होगा। तुम मेरे साथ आओ रामू। ललित और श्लोक साथ जाएंगे और प्रिया और बिंदिया के साथ जाएगा सोनू। ये आपने किस हिसाब से हमें बांटा है? ललित ने पूछा। वो चाहता था कि रामू उसके साथ जाए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है। अब समय बर्बाद मत करो, चलो। किसी ने कुछ और नहीं कहा। सब अपने जोड़ीदार को साथ लेकर चल दिए। गुफा के अंदर की हवा जलते अंगारों जैसी तीखी थी और अंदर बादलों के गरजने की आवाज भी आ रही थी, जबकि बाहर आसमान साफ था। ये बिल्कुल काला जादू करने वाली उस चुड़ैल का ही घर था, जो इस समय अमित, आयुष और आरती को बंदी बनाए बैठी थी। आखिरकार मुझे रास्ता मिल ही गया अपनी आजादी का। अरे तुम आजाद ही तो हो, अमित बोला। मैं आजाद नहीं हूँ। मैं इस गुफा से बाहर नहीं जा सकती। मानव मुनि ने मुझे इस गुफा में कैद कर दिया था और श्राप दिया था कि जब तक कोई इंसान इस गुफा में नहीं आएगा, तब तक मैं इसी गुफा में बंदी बनी रहूंगी। कई सालों बाद एक भूला भटका मुसाफिर यहाँ आया और मैं उसे खा गई। उसे खा के मेरी कुछ शक्तियाँ वापस आ गई और मेरी ताकत इस जंगल में फिर से काम करने लगी। लेकिन पूरी तरह से आज़ाद होने के लिए मुझे बच्चों को खाना था। और देखो तुम लोग यहाँ आ गए, वो भी 2 प्यारे प्यारे बच्चों को लेकर। अब मैं इन्हें खाऊंगी और वापस से शक्तिशाली हो जाऊंगी। छोड़ दो उन बच्चों को। वो मासूम तो ये भी नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम चाहो तो मुझे खा लो। मोटे, तुझे तो मैं सबसे पहले खाऊंगी। जरा देख तो ले कि तू है कहाँ। अमित ने देखा कि नीचे आग जल रही थी और वो उसके ऊपर ही बंधा हुआ था। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ, अमित चिल्लाया। उधर भुवन और रामू गुफा की गहराइयों में चलते चले जा रहे थे। रामू, कहीं हम भटक तो नहीं गए या हम गोल गोल तो नहीं घूम रहे? भुवन भैया रुकिए, मैं बैग से टॉर्च निकालता हूँ, फिर हम और अच्छे से रास्ता देख पाएंगे। जैसे ही रामू ने बैग नीचे रखा, वैसे ही वो बैग गायब हो गया। अरे बैग कहाँ चला गया? अब क्या होगा? ललित और श्लोक भी बस भटकते जा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है श्लोक, क्या चुड़ैल यही होगी? ललित ने पूछा। हाँ, लगता तो यही है। हमें बस एक रास्ते पर चलते रहना होगा। चलो। जैसे ही ललित और श्लोक आगे बढ़ने लगे, वैसे ही जोर से बारिश होने लगी और वो बारिश उन्हें हिलने भी नहीं दे रही थी। बिंदिया, प्रिया और सोनू तेज तेज चल रहे थे। ये बताओ सोनू, तुम्हारा जादुई भाई क्या क्या कर सकता है? वो बस मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खेलता है, मुझे पढ़ने में मदद करता है, बस यही। तो मतलब वो किसी काम का नहीं है? प्रिया ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसे पूरी दुनिया का ज्ञान है, जितना कि किसी किताब में होगा। हर सवाल का जवाब है उसके पास। तो फिर तो तुम हर एग्जाम में फर्स्ट आते होगे। नहीं, मैं एग्जाम अपनी ईमानदारी से देता हूँ। पिछले साल मैं फर्स्ट आया था। इस साल अभी तक मैं तीसरे नंबर पे हूँ।
ये मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा साथी है। इसे मैं चीटिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। चलो, किसी को तो भाई बहन का असली मतलब पता है और उसकी कदर है। बिंदिया बोली, आप तो टॉट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती दीदी। जो हुआ उसके लिए मैं काफी बार माफी मांग चुकी हूँ। पता नहीं मम्मी और मौसी ने हमें यहाँ भेजा ही क्यों। ये सवाल तो मैं भी खुद से पूछ रही हूँ। आप दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। ये शुरू करती हैं हर बार, प्रिया बोली और तेज तेज चलने लगी। अचानक से कुछ अजीब हुआ। उसके पैर तो चल रहे थे पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। दीदी, वो चिल्लाई। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। जैसे ही बिंदिया और सोनू उसके पास पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तीनों समूह अलग अलग मुसीबत में फंस गए थे। हे भगवान, हमारी सहायता करिए, हमें रास्ता दिखाइए, रोशनी की कम से कम एक किरण तो दीजिए। भुवनचंद सहमते हुए बोले। हाँ भगवान जी, रोशनी दीजिए। तभी वहां एक लड़की आ गई। आप इतने परेशान क्यों हैं अंकल? भुवन ने ऊपर देखा तो उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। अरे भावना, तुम यहाँ कैसे? बेटा, यहाँ सुरक्षित नहीं है कुछ भी। तुम चली जाओ यहाँ से, कहीं वो चुड़ैल तुम्हें कुछ कर ना दे। आप चिंता मत करिए अंकल, ये क्या, कोई भी चुड़ैल मुझे कुछ नहीं कर सकती। भावना बोली। क्यों, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? आप अभी तक नहीं समझे अंकल, मैं एक परी हूँ। परी? परी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो फूल बाग में मिले थे ना। हाँ अंकल, हम फूल बाग में मिले थे, लेकिन वहाँ जो हुआ शायद उस पर आपने गौर नहीं किया। आपको याद है, आपने कहा था कि जब आप पहले आए थे तब तो फूल बाग में इतने फूल नहीं थे। वो सारे फूल मैंने अपनी शक्तियों से खिलाए थे और जो गुलाब मैंने आपको दिया था वो भी जादुई था। और आप ये जानना चाहेंगे कि मैं उस दिन वहाँ आपकी मदद करने क्यों आई थी? अरे बिल्कुल बताओ। उससे एक रात पहले आयुष ने प्रार्थना की थी कि आपके जीवन में खुशियाँ आ जाए और आपका अकेलापन दूर हो जाए। जब वो प्रार्थना कर रहा था उसी वक्त एक तारा टूटा और उसकी कामना पूरी हो गई। बस उसी प्रार्थना को सच बनाने के लिए मैं आपके पास आई थी। ओहो, अब मैं क्या कहूँ, मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना किया और मैं उन्हें इस कैंप में लाया और इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। भुवनचंद रोने लगे। आप रोइए मत अंकल, मैं आपकी मदद करूंगी। बताइए आपको क्या चाहिए? भुवन बोले। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसा कर दो कि मैं उस चुड़ैल के पास पहुंच जाऊं ताकि मैं अपने बच्चों को बचा सकूं। भावना ने भुवन को एक टॉर्च दी और वो बोली, इस टॉर्च को जला लीजिए, इसकी रोशनी आपको सीधे सीधे उस चुड़ैल के पास ले जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भावना। कोई बात नहीं अंकल, मुझे पूरा यकीन है कि आप उन बच्चों को बचा लेंगे। इतना कहकर भावना गायब हो गई। ललित और श्लोक अभी भी उस बारिश से जूझ रहे थे। अरे कोई तो हमारी मदद करो, ललित बोला।
अरे बेटा, क्या हो गया? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? एक आवाज ललित के कानों में पड़ी। अरे चाचा, आप यहाँ कैसे? ललित ने उस बूढ़े आदमी से कहा। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे जादुई घड़ी दी थी। तुमने मदद के लिए बुलाया और मैं आ गया। चाचा, क्या तुम इस बारिश को बंद कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी के बोलते ही बारिश बंद हो गई। अरे बेटा, ये कौन है? तुम्हारा जुड़वा भाई है क्या? तुम एक जैसे दिखते हो थोड़े थोड़े। अगर इसका चश्मा हटा दे तो तुम्हारे जैसा ही लगेगा। नहीं चाचा, ये मेरा भाई नहीं है, ये श्लोक है। अच्छा बेटा। चाचा, हमें आपकी मदद चाहिए, ललित बोला। फिर उसने बूढ़े आदमी को सारी बात बता दी। अच्छा बेटा, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर उस बूढ़े आदमी ने अपने थैले में से एक तलवार निकाली और ललित को दे दी। चाचा, एक और तलवार दे सकते हो? अरे बेटा, रुको रुको, दे रहा हूँ। फिर उस बूढ़े आदमी ने एक और तलवार निकालकर श्लोक को दे दी। चाचा, आपके पास ढाल भी होगी? श्लोक ने पूछा। हाँ बेटा, रुको। बूढ़े आदमी ने ढाल निकालकर श्लोक को दी। तुम्हें भी देता हूँ बेटा। नहीं चाचा, ढाल नहीं चाहिए, अब बचने बचाने का समय नहीं है, अब सीधी लड़ाई का वक्त आ चुका है, ललित बोला। लेकिन बेटा। चाचा, सच में नहीं चाहिए? ठीक है बेटा, मैं आशा करता हूँ कि तुम उस चुड़ैल को हरा दोगे। वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। तुम्हें भी ढाल ले लेनी चाहिए थी भाई, श्लोक बोला। श्लोक, उस चुड़ैल को ढाल से थोड़ी मारोगे, तलवार ही काम आएगी। अब चलो। श्लोक और ललित आगे चल पड़े। उधर बिंदिया, प्रिया और सोनू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। सोनू, तुम्हारा भाई कितनी आगे तक जा सकता है? दीदी, वो उतना ही आगे तक जा सकता है जितना दूर तक मैं देख सकता हूँ। फिर काम कैसे बनेगा? अगर नीयत साफ हो तो काम अपने आप ही बन जाता है। एक आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो वहां एक बहुत प्यारी सी लड़की पानी की एक लहर के ऊपर खड़ी थी। जलपरी, तुम यहाँ? सोनू ने कहा। तो इसका मतलब ये कहानी सच्ची है? आपको झूठ लग रही थी दीदी? सोनू ने पूछा। प्रिया चुप रही। हाँ सोनू, मुझे पता चला कि मेरा प्यारा सोनू परेशानी में है तो मैं आ गई। जलपरी, हमारे नए दोस्तों को एक चुड़ैल ने उठा लिया है और हम यहाँ से आगे बढ़ भी नहीं पा रहे। हमारी मदद कीजिए। अब आगे बढ़ पाओगे? मेरी शक्ति ने उस चुड़ैल का फैलाया हुआ काला जादू खत्म कर दिया है। अब कम से कम तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात चुड़ैल से सामना होने की, तो अगर तुम्हें कोई हथियार चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। हाँ जलपरी, मुझे धनुष दे दो और तीर भी, मैं बहुत अच्छा चलाती हूँ उसे। ठीक है प्रिया। जलपरी ने शक्ति से एक धनुष निकाला और प्रिया को दे दिया। इसे जब तुम चलाना चाहोगी तो तीर अपने आप आ जाएगा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए बिंदिया? नहीं जलपरी, आपने रास्ता खोल दिया और प्रिया को धनुष दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तुम अच्छी हो बिंदिया, और शायद तुम ना मानो लेकिन प्रिया भी बहुत अच्छी है और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जब मन में प्यार है तो लड़ाई किस बात की? तुम्हें मिलकर रहना चाहिए। ये किस्मत की बात है कि तुम एक दूसरे के पास हो।
वरना अकेलापन बहुत दुख देता है। अब से तुम्हें मिलकर रहना चाहिए। दोनों बहनें जलपरी की बात समझ गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। गलती मेरी है बहन, मैं बड़ी हूँ, मुझे समझना चाहिए था। बिंदिया बोली और अब दोनों का मन मुटाव खत्म हो गया। सोनू, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? जलपरी, एक शक्ति तो मैं भी चाहता हूँ ताकि आरती और आयुष की मदद कर सकूं, लेकिन पता नहीं क्या मांगूं। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक मनचाही शक्ति देती हूँ। ये शक्ति वो होगी जो तुम चाहो। ये बस तुम्हारी कल्पना की ताकत पे निर्भर होगी। जब समय आएगा तो तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे। जलपरी, आप बहुत अच्छी हो। अच्छे तो तुम हो सोनू, तुम्हारे पास मोनू था, लेकिन कभी भी तुमने नकल नहीं की। हमेशा अपनी काबिलियत से खुद को साबित किया, इसलिए तुम्हारी ईमानदारी को मैंने ये इनाम दिया है। चलो अब जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर जलपरी वहां से गायब हो गई। भुवन और रामू गुफा के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पे चुड़ैल थी। जब उन्होंने बेहोश बच्चों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। चुड़ैल, छोड़ दो मेरे बच्चों और अमित को। ओहो, तो तुम बच्चों को बचाने आए हो, पर करोगे क्या? मेरी ताकत के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मुझे बचाइए, जलने वाला हूँ मैं। अमित बोला। भुवन ने टॉर्च को जोर से उस आग की तरफ फेंका। जैसे ही टॉर्च आग के बड़े से बर्तन में लगी, वो बर्तन ही गायब हो गया। अब अमित हवा में लटका तो था, मगर उसको जलाने के लिए कोई आग नहीं थी। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। चुड़ैल के हाथ से शक्ति निकली और उसके असर से भुवन चंद और रामू हवा में लटक गए। फिर वो दोनों जमीन पर आ गिरे और बेहोश हो गए। उसके बाद चुड़ैल ने उन्हें कहीं गायब कर दिया। तभी वहां ललित और श्लोक भी आ गए। अब मैं बदला लेकर रहूंगा चुड़ैल। तुमने बच्चों को उठाया, छोटे प्यारे बच्चों को। वो बेचारे तो कैंप में मजा करने आए थे। तुमने उन्हें कितनी तकलीफ दी है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ललित चुड़ैल की तरफ तलवार लेकर दौड़ा। तलवार से चुड़ैल का कुछ भी नहीं हुआ। मेरी शक्ति के आगे ये तलवार कुछ नहीं है। चलो उसे तीर मारो। बिंदिया, प्रिया और सोनू भी वहां आ चुके थे। ये तो हद ही हो गई। तुम बच्चे तो मुझे परेशान कर रहे हो। अब लगता है मुझे अपने सबसे बड़े हथियार को यहाँ बुलाना होगा, और उसके यहाँ आने के बाद तुम सबको पकाने के लिए आग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस फिर तुम्हें खाना बाकी रह जाएगा। सायकालीन, सायकालीन, आ जाओ, खत्म कर दो अपनी महारानी के दुश्मनों को। चुड़ैल ने इतना बोला और वो गायब हो गई। साथ में अमित और बच्चे भी गायब हो गए। सायकालीन कौन है? श्लोक ने पूछा। लग रहा है वो शाम के वक्त आने वाला कोई जानवर है, या फिर कोई और चुड़ैल जो कि इस चुड़ैल की साथी हो। ललित बोला। वो देखो। अरे ये तो एक ड्रैगन है। श्लोक बोला। कौन है वो बड़ा सा जानवर जिसके मुंह से आग निकलती है? सबकी नजरें सायकालीन पर गई। उसका शरीर बहुत विशाल था। वो गहरे हरे रंग का था और ऐसा लग रहा था कि वो चमक रहा है। उसका मुंह बहुत ही भयानक था और पंख बहुत बड़े बड़े। वो बहुत तेज उड़ रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि उनका सबसे बुरा सपना आज सच होने जा रहा है। सायकालीन की चीख बहुत ही तीखी और खतरनाक थी। वो सीधा ललित और श्लोक की ओर बढ़ा। उसके मुंह से आग निकल रही थी। जैसे ही वो आग ललित को छूने ही वाली थी,
तभी श्लोक ने अपनी ढाल आगे कर दी। गरम गरम आग की लपटें ढाल से लगकर वहीं रुक गई। प्रिया चलो, इस पे तीर मारो। प्रिया ने धनुष से सायकालीन पर निशाना लगाया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। अब वो दैत्य बिंदिया और प्रिया की ओर उड़ते हुए आया। सोनू को उन्होंने अपने पीछे छुपा दिया। इस बार मत चूकना प्रिया, बिंदिया बोली। प्रिया ने निशाना लेकर तीर छोड़ दिया और इस बार तीर सायकालीन को लग गया। उसकी दर्द से चीख निकल उठी। देखते ही देखते वो हवा में ही कहीं गायब हो गया। आपने उसे हरा दिया। सोनू बोला। तुम सही थे श्लोक, ढाल की अपनी कीमत है, वो भी उतनी ही जरूरी है जितनी की एक तलवार। तुमने मेरा प्राचीन जानवर मार दिया, बहुत हुआ, अब और खेल नहीं होगा। चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी शक्ति से सबको बांध दिया। सब जहां खड़े थे वहीं बंध कर रह गए। अब सबको एक एक करके खाऊंगी। प्रिया, क्या तुम एक और तीर चला सकती हो? नहीं दीदी, बहुत दर्द हो रहा है इस चेन से। हाँ, मुझे भी। और मुझे भी दीदी, सोनू बोला। अरे सोनू, तुम्हें भी तो जलपरी ने एक शक्ति दी है। मुझे लगता है उसका इस्तेमाल करने का ये सही वक्त है। सोचो सोनू, सोचो, जहाँ तक तुम्हारी सोच जाती है वहाँ तक सोचो और इस चुड़ैल को हरा दो। प्रिया ने बोला। सोनू ने सोचा, मेरी शक्ति से मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, इस चुड़ैल से लड़ना है तो मुझे इतना ही ताकतवर कोई चाहिए होगा, जैसे किसी कहानी में सुपर हीरो होता है। पर मैं वो शक्तियाँ दूँ किसको? हाँ, अमित भैया को। उन्होंने हम बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार से रखा और उन्हें ही सबसे ज्यादा सताया है इस चुड़ैल ने। अमित भैया को ही इस चुड़ैल का मुकाबला करना होगा। सोनू ने आंख बंद की और ध्यान से सोचने लगा। उधर अमित बहुत थका हुआ और दर्द में था। देखते ही देखते उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर गई। उसका सूट अब एक पोशाक में बदल गया। अगले ही पल वो अपनी कैद से आजाद हो गया। अमित हवा में उड़ने लगा। वो अपनी शक्तियों को महसूस कर रहा था। चुड़ैल, अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम मेरी बात सुनो। ये आखिरी मौका है, बच्चों को छोड़ दो और हमें जाने दो। साथ में ये वादा करो कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो हम सब शांति के साथ तुम्हें अकेला छोड़ के चले जाएंगे। मजाक करता है क्या मोटे? आजा, देखती हूँ तुझमें कितना दम है। अमित उसकी तरफ बढ़ा। जिससे पहले चुड़ैल कुछ कर पाती, अमित की आंखों से जादुई किरणें निकली। वो किरणें हर पल के साथ तीव्र होती गई। अब चुड़ैल की सारी ताकत खत्म हो गई और वो बेजान होकर नीचे आ गिरी। बच्चों को भी होश आ गया। भुवन और रामू भी वापस आ गए। अब सब खत्म हो गया, चलो वापस चलते हैं। सब लोग गुफा से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि बाहर जलपरी, भावना और बूढ़ा आदमी थे। श्लोक बोला, आप सब ना होते तो हम उस चुड़ैल को शायद नहीं हरा पाते। ऐसा नहीं है श्लोक, तुम सब उसे किसी न किसी तरह से हरा ही देते, क्योंकि तुम्हारा मन साफ था और उद्देश्य अच्छा था। भावना बोली। मगर जब आप सब इतने ताकतवर हैं तो आपने ही क्यों उसे नहीं हराया? रामू, अच्छे लोग और अच्छाई किसी न किसी माध्यम से अपना काम कर ही लेती है और अच्छाई बांटने से बढ़ती है। हमारा माध्यम तुम बने, चाहते तो हम भी उसका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन फिर तुम जो अपार उमंग, साहस और आत्मविश्वास का एहसास कर रहे हो वो तुम्हें कैसे मिलता
और अब तुम लोग हमेशा बुराई के आगे डट कर खड़े होगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपने सही कहा, बुराई को खुद हमसे लड़ना पड़ा, लेकिन हमने बस अच्छाई का माध्यम बन के ही उसे हरा दिया। इससे ये पता चलता है कि बुराई की उम्र हमेशा कम ही होती है। प्रिया बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने। जलपरी, आपसे मुझे कुछ मांगना था। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, ये लो। सबने प्रिया की ओर हैरानी से देखा। अब उसके बाल एकदम से बदल चुके थे। वो जलपरी जैसे ही प्यारे और लंबे हो गए थे। फिर सब लोग वापस कैंप आ गए। तूफान गाइड भी ठीक हो चुका था। वो सबको देखकर बहुत खुश हुआ। आप सबको मेरे कैंप में जो दिक्कतें उठानी पड़ी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अब जब सब ठीक हो गया तो मैं आप सबको वाटरफॉल ले जाना चाहूँगा, ताकि आप कुछ तो अच्छी यादें लेकर जाएं इस कैंप से। फिर सब लोग वाटरफॉल गए और वहाँ बहुत मजे करने लगे। आसमान साफ था और पानी ठंडा। सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सबके मन में तृप्ति और आनंद की भावना थी। उन सब ने बहुत मुश्किलों को पार किया था, वो भी कुछ ही घंटों पहले, लेकिन उनके प्यार, दोस्ती और अदम्य मानवीय भावना की जीत हुई। उनकी मुस्कुराहट से चारों ओर रोशनी फैल गई और यही इस कहानी का सुखद अंत भी हुआ।